एपिसोड 30 प्रेम का स्त्री रूप। देवकला को सामने देखकर सुमति चौंक जाती है और हैरानी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, देवकला तुम राजकुमार प्रेम के घर क्या कर रही हो? सुमति की बात सुनकर देवकला दो टूक जवाब देते हुए कहती है, सुमति मैं भी यही प्रश्न तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम राजकुमार प्रेम प्रताप के घर क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि राजकुमार प्रेम प्रताप से तुम्हें कोई मतलब नहीं है और ना ही वह तुम्हें पसंद है, तो तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? देवकला की बात सुनकर सुमति को समझ नहीं आ रहा था कि वह देवकला को क्या जवाब दे। सब सुमति ने देवकला से प्रेम के अतीत बारे में पूछा था। तब देवकला ने सुमति से पूछा था, सुमति क्या तुम राजकुमार प्रेम प्रताप को पसंद करती हो? जिस पर सुमति ने देवकला को साफ मना करते हुए कहा था, नहीं मैं भला राजकुमार प्रेम प्रताप को क्यों पसंद करूंगी, वह एक नाकारा राजकुमार है। सुमति की बात सुनकर देवकला को लगा था कि वह प्रेम को पसंद नहीं करती है, लेकिन आज सुमति को प्रेम के घर देखकर देवकला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे झूठ बोलेगी। न जाने क्यों, लेकिन जब से सुमति को प्रेम का साथ देते हुए देवकला ने देखा था, तब से उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन देवकला ने सोच लिया था कि वह सुमति को प्रेम के पास नहीं जाने देगी। देवकला के पूछने पर सुमति अपनी नजरों को चुराते हुए कहती है, देवकला तुम गलत समझ रही हो, मैं राजकुमार प्रेम की एक चीज को ढूंढने में मदद कर रही हूँ। इसके सिवा मेरे और राजकुमार प्रेम के बीच कुछ नहीं है। सुमति की बात सुनकर देवकला को यकीन नहीं हो रहा था कि सुमति उससे अभी झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। देवकला थोड़ी तेज आवाज में सुमति से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, भला राजकुमार प्रेम को तुम्हारी सहायता लेने की क्या जरूरत है? वह अपने खास आदमी राम सहाय से हर काम करवा सकते हैं, वह हर काम में सक्षम है। अपना नाम सुनते ही राम सहाय का ध्यान देवकला और सुमति की बातों पर चला जाता है। वह अभी तक प्रेम का बताया हुआ काम कर रहा था। जब उसने अपने नाम सुना तो वह अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाकर देवकला को देखने लगता है। देवकला की बात पर सुमति उसे समझाते हुए कहती है, देवकला मैं सच कह रही हूँ, राजकुमार प्रेम को इस वक्त मेरी मदद की आवश्यकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सुमति नहीं चाहती थी कि उसकी और देवकला की साल पुरानी मित्रता में कोई भी दरार आए, इसीलिए वह बार बार देवकला को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त देवकला को सुमति की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह दूर खड़े राम सहाय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, राम सहाय क्या आपके राजकुमार को सच में किसी कार्य के लिए सुमति की आवश्यकता है? देवकला और सुमति की बातों को सुनकर राम सहाय समझ चुका था कि एक अनार के पीछे दो बीमार लगे हुए हैं, इसीलिए राम सहाय अपने बढ़ रहे हैं गुस्से को शांत करते हुए देवकला से कहता है, देवकला जी, सुमति जी सच कह रही है, किसी कार्य के लिए हमारे राजकुमार को सुमति जी की सहायता चाहिए है। राम सहाय की बात सुनकर देवकला को यकीन हो जाता है कि सच में प्रेम को किसी सहायता के लिए सुमति की जरूरत है। देवकला अच्छे से जानती थी कि राम सहाय प्रेम का खास और वफादार आदमी है, इसीलिए वह कभी भी राजकुमार प्रेम के लिए झूठ नहीं बोलेगा। देवकला सुमति से आगे कुछ कहती उससे पहले दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है जहां से आवाज आई थी। उनको दिखाई देता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी पलकें और एक सुंदर चेहरा था। प्रेम के कमरे से एक लड़की को बाहर आता देखकर देवकला और सुमति दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। उन लोगों को लगा था कि प्रेम की कोई भी प्रेमिका नहीं होगी, लेकिन अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर उन दोनों के ख्याल प्रेम के प्रति बदल गए थे। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर सुमति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है और लड़की को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम कौन हो और राजकुमार प्रेम के कमरे में क्या कर रही थी? सुमति के इतना कहते ही देवकला भी उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहती है,
हाँ, सच बताओ, तुम राजकुमार प्रेम के साथ एक कमरे में क्या कर रही थी और वह इस समय कहाँ है? देवकला और सुमति की बातें सुनकर लड़की जो खुद प्रेम था वह हैरान हो जाता है। असल में उसने सुमति के साथ देव आध्यात्मिक गुफा जाने से पहले अपना भेष बदलने का फैसला किया था। प्रेम नहीं चाहता था कि उसे कोई सुमति के साथ जाता हुआ देखे। वैसे भी इस वक्त उसकी छवि सुधारना शुरू ही हुई थी और वह नहीं चाहता था कि सुमति और उसके बारे में लोग फिर से बातें करना शुरू कर दें। प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप एक्सपर्ट था, जिसकी वजह से वह अपनी चोरी बहुत ही आराम से कर लेता था और लोगों को उसका असली चेहरा भी पता नहीं चलता था। प्रेम ने अपनी मेकअप के हुनर के साथ अपना चेहरा इस तरह से बदला था कि सामने खड़ी देवकला और सुमति दोनों उसे नहीं पहचान पा रही थी। प्रेम कुछ सोचकर थोड़ा मुस्कुरा कर देवकला और सुमति को परेशान करने के लिए अपनी आवाज को किसी लड़की की तरह महीन करते हुए कहता है, उफ राजकुमार प्रेम। सच में राजकुमार प्रेम ने अपनी शारीरिक क्षमता का अच्छा प्रयोग करना जानते हैं। लड़की के भेष में प्रेम की बात सुनकर देवकला और सुमति दोनों के चेहरे उतर जाते हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। देवकला लड़की बने प्रेम की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम राजकुमार प्रेम के पास जाकर उन्हें छू भी सको? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देवकला को इतने गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर प्रेम तुरंत अपनी असली आवाज में देवकला को रोकते हुए कहता है, देवकला रुको, मैं प्रेम हूँ। प्रेम की आवाज सुनकर देवकला रुक जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम आप कहाँ हैं और मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देवकल की बात सुनकर प्रेम फिर से कहता है, अरे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हूँ। इतना कहकर प्रेम जो लड़की के भेष में था वह अपनी तरफ इशारा करने लगता है। लड़की का इशारा देखकर देवकला और सुमति के साथ साथ राम सहाय भी हैरान होकर प्रेम की तरफ देखने लगता है। प्रेम ने सुबह उठते ही राम सहाय को कुछ चीजें लाने के लिए कहा था। राम सहाय को नहीं पता था कि वह आज अपने राजकुमार का एक नया ही रूप देखेगा। प्रेम के बदले हुए रूप को देखकर राम सहाय अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे भगवान, कहीं राजकुमार प्रेम को स्त्री रोग तो नहीं लग गया है? क्या राजकुमार सच में अपने आप को एक स्त्री समझते हैं? एक तरफ राम सहाय प्रेम को स्त्री रोगी समझ रहा था तो दूसरी तरफ देवकला और सुमति दोनों हैरान होकर प्रेम की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम ने अपना रूप कैसे बदला और क्यों बदला। अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए सुमति राजकुमार प्रेम के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसे इतने ध्यान से देखने के बाद भी यह कहीं से नहीं लग रहा था कि वह किसी पुरुष को देख रही है। हर तरफ से देखने पर सुमति को प्रेम एक लड़की ही लग रहा था। सुमति अपनी आंखों में कुछ सवाल लेकर प्रेम से पूछती है, राजकुमार प्रेम, क्या आपने रूप परिवर्तन विद्या सीखी है? सुमति की बात सुनकर प्रेम बात को खत्म करने के लिए सुमति से कहता है, मैंने रूप परिवर्तन विद्या नहीं सीखी है, लेकिन यह विद्या उसी तरह से काम करती है जिस तरह से रूप परिवर्तन विद्या काम करती थी है। प्रेम की बात सुनकर देवकला और सुमति दोनों हैरान हो जाते हैं। रूप परिवर्तन विद्या एक दुर्लभ और बहुत कठिन विद्या थी जिसे बहुत कम लोग सिद्ध कर पाते थे, लेकिन प्रेम ने इतनी कम उम्र में भले ही उस विद्या को ना सीखा हो, लेकिन उसी की तरह एक दूसरी विद्या सीख ली थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। सुमति और देवकला को समझ नहीं आ रहा था कि इतने प्रतिभाशाली राजकुमार प्रेम प्रताप ने अभी तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत क्यों नहीं कर पाए हैं। जिस हिसाब से प्रेम की प्रतिभा थी, उस हिसाब से उन दोनों को पता था कि भविष्य में प्रेम उन दोनों की पहुंच से काफी दूर चला जाएगा। इसलिए वह दोनों इस वक्त प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी तैयार थे। प्रेम की बात पर देवकला प्रेम से पूछती है, राजकुमार प्रेम, आखिर आपने एक स्त्री का भेष क्यों धारण किया है? देवकला की बात सुनकर प्रेम देवकला और सुमति दोनों को देखकर उन्हें समझाते हुए कहता है, मुझे सुमति के साथ किसी चीज की खोज में बाहर जाना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे और सुमति को एक साथ देखकर अपने मन में कहानियाँ बनाएं। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया है।
प्रेम की बात सुनकर देवकला थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह प्रेम से पूछती है, आखिर आप और सुमति दोनों कहाँ जा रहे हैं? प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कुछ दिनों पहले उससे इतनी नफरत करती थी वह आज उससे इतनी पूछताछ क्यों कर रही है। लेकिन फिर भी प्रेम देवकला को बता देता है, मैं देव आध्यात्मिक गुफा को ढूंढने सुमति के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर सकता हूँ। प्रेम की बात सुनकर देवकला हैरानी से सुमति की तरफ देखने लगती है। उसे अच्छे से पता था कि सुमति को इस रहस्यमयी गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह प्रेम के साथ कुछ समय बिताने के लिए उनसे झूठ कह रही थी। देवकला कुछ सोचते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चल सकते हैं? क्योंकि मैं उस रास्ते में आने वाले हर खतरे को जानती हूँ और उससे छुटकारा पाने में आपकी मदद भी कर सकती हूँ। देवकला की बात सुनकर इस बार सुमति के हैरान होने की बारी थी। वह भी सच जानती थी कि ना तो उसे और ना ही देवकला को इस गुफा के बारे में पता है, लेकिन वह और देवकला दोनों प्रेम के साथ कुछ समय बिताने के लिए झूठ बोल रहे थे। सुमति अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह अब प्रेम के फैसले का इंतजार कर रही थी। देवकल की बात सुनकर प्रेम कुछ देर तक शांत रहता है और कुछ सोचता है, फिर देवकला की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, लेकिन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों को खुद ही लेनी होगी। प्रेम की बात सुनकर सुमति और देवकला दोनों एक साथ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। वह लोग अपने तीसरे आध्यात्मिक चक्र को जागृत कर चुकी थी, इसीलिए वह आराम से अपने सामने आने वाले खतरों से खुद की रक्षा कर सकती थी। दोनों लड़कियों को उत्साहित और उनकी हाथ देखकर प्रेम एक लंबी सांस लेता है और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, राम सहाय जाने की तैयारी करो। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, यह लड़कियां कितना झूठ बोलती हैं। उन्हें ना तो उस गुफा के बारे में पता है और ना ही उस गुफा के रास्तों में आने वाले खतरों के बारे में पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। असल में राम सहाय ने बहुत पहले एक बार राजकुमार प्रेम प्रताप के लिए उस गुफा को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वह गुफा कहीं नहीं मिली थी और इसी वजह से राम साहब को पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ी दोनों लड़कियां झूठ बोल रही है। अपने मन में देवकला और सुमति को कोसते हुए राम सहाय घर के बाहर चला जाता है और कुछ ही देर में एक बड़ी घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता है। पिछली रात को प्रेम ने जो चीजें चोरी की थी, राम सहाय उन्हें काले बाजार के उसी आदमी को बेच आया था जिसकी वह श्रापित अंगूठी थी, जिसके बाद प्रेम ने राम सहाय को एक बड़ी घोड़ा गाड़ी खरीदने को कहा था। घोड़ा गाड़ी आते ही प्रेम, सुमति और देवकला सब घर से बाहर आकर उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। सुमति ने अभी अपना पहला कदम ही रखा था कि तभी उसे एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, सुमति, कल तुमने राजकुमार प्रेम की सहायता करने के लिए महाराज से बगावत की थी और आज तुम फिर से राजकुमार प्रेम के घर उनसे मिलने आ गई। यह आवाज सुनकर प्रेम, देवकला और सुमति तीनों समझ गए थे कि वह आवाज किसकी थी। वह आवाज और किसी की नहीं, राजकुमार संजय की थी, जिसे राजकुमार तेजस के महल से बाहर निकलने का बहुत दुख हो रहा था और वह इन सब का इल्जाम सुमति पर लगा रहा था। सुमति राजकुमार संजय की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए कहती है, राजकुमार संजय, मुझे यह सब कहने से बढ़िया अगर आप अपने भाई को अपने से छोटों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है इस बारे में सिखाते तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। सुमति की बात सुनकर राजकुमार संजय का चेहरा किसी खतरनाक अपराधी की तरह डरावना हो गया था। राजकुमार संजय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सुमति से कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरा भाई महल से निष्कासित किया गया है और तुम फिर भी अपनी गलती मानने की वजह उस पर आरोप लगा रही हो।
राजकुमार संजय अपने भाई के साथ हुए हादसे के बाद बहुत गुस्से में था। गुस्से में आकर वह यह सारी बातें सुमति से कह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि देवकला, जिसका विवाह कल ही उसके साथ महाराज ने तय किया था, वह घोड़ा गाड़ी की दूसरी तरफ खड़े होकर राजकुमार संजय की सारी बातें सुन रही थी। राजकुमार संजय सुमति से आगे कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं कि तभी उनकी नजर सुमति के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती देखकर राजकुमार संजय की आंखें कुछ देर के लिए खुली की खुली रह जाती है। राजकुमार संजय ने अपने जीवन में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन आज उनके सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी खूबसूरती उन सब से बहुत ज्यादा थी। To be continue, please listen more to the next episode.